हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आईपैड 2020 का फर्स्ट टेस्ट लेकर के आपके सामने आए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है आईपैड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आईपैड के एग्ज़ाम देने से पहले इसे एक बार ज़रूर देख लें। और मैं बताना चाहूँगा कि जो एसएससी जेईई या ईएस का तैयारी कर रहा है उसके लिए भी एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द टर्म बैकलैश इज एसोसिएटेड विद। बैकलैश किस चीज़ से एसोसिएटेड है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गियर ट्रेन। बैकलैश जो है गियर ट्रेन से एसोसिएटेड है। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर आर जनरली यूज्ड इन। इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है वो कहाँ पर यूज होता है? तो मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो जनरेटर में यूज होता है। बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। On which of the following voltage range setting will a voltmeter present the minimum load on a circuit? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 1000 वोल्ट। एक बार फिर से क्वेश्चन दोहरा दे रहे हैं। ऑन which of the following voltage rating रेंज, किस वोल्टेज रेंज पर ए वोल्ट मीटर प्रेजेंट द मिनिमम लोड ऑन ए सर्किट? तो आंसर हो जाएगा 1000। द यूजफुल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑब्टेनेबल फ्रॉम एनी क्लॉज्ड सरफेस इज। तो यूजफुल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है? ये 0 होता है। तो यहाँ पर 0 कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग मार्क करेंगे नन ऑफ द एबव। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में। लूप एंटीना इज ए कॉमनली यूज्ड फॉर। लूप एंटीना किसके लिए यूज किया जाता है? तो लूप एंटीना जो होता है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। स्मॉल लूप आर यूज्ड फॉर रेडियो डायरेक्शन फाइंडिंग। तो यहाँ पर डायरेक्शन फाइंडिंग करने के लिए हम लोग का आंसर जो होगा वो बी होगा, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ट्रांसमीटर। इसके जरिए ट्रांसमीटर का हम लोग पोजीशन लोकेट कर लेते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन टू मेक एन अनस्टेबल सिस्टम स्टेबल। अनस्टेबल सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए इसमें से कौन सा सही है? तो हम लोग देख लेते हैं। पुल, अगर हम लोग पोल ऐड करते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन हैज द इफेक्ट ऑफ पुलिंग द रूट लोकस टू द राइट। पोल ऐड करने से हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो राइट की ओर शिफ्ट हो जाता है। अगर मान लेते हैं हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन कुछ इस टाइप से है, अगर यहाँ पर हम लोग एक पोल ऐड कर देंगे तो ये राइट साइड में इस टाइप से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, कम स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग 0 ऐड करते हैं तो ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है और जो हमारा फंक्शन होता है वो मोर स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर बोला है अनस्टेबल बनाने के लिए, तो अनस्टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या ऐड करेंगे? पोल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ पोल टू द लोब ट्रांसफर फंक्शन शुड बी इंक्रीज। सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, द गेन ऑफ द सिस्टम शुड बी इंक्रीज। यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है वो हमारा सही नहीं है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन टू मेक एन अनस्टेबल सिस्टम स्टेबल। अनस्टेबल सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए, तो ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हेन ए वेव इज इंसिडेंट फ्रॉम मोर डेंस इनटू ए लेस डेंस। अगर मान लेते हैं हमारा मोर डेंस मीडियम है और यहाँ से लाइट आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो होता है जनरली जब हाई डेंस से लो डेंस, ये लो डेंस है और ये हाई डेंस मीडियम है। तो हाई डेंस जब लो डेंस में लाइट जाता है तो ये नॉर्मल से दूर भागता है। ठीक है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब ये जो एंगल है 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, मतलब कि यहाँ से अगर इस लाइन से होकर के लाइट जाएगा तो उसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। या फिर इस एंगल को, मतलब कि जिस एंगल के लिए ये 90 डिग्री जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री हो जाए उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। एक क्रिटिकल एंगल हुआ। और इससे अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अगर लाइट थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल से अगर थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा बढ़ेंगे तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये होता है करेक्ट आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल इक्वल टू और एक्सीडिंग द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अगर डेंस मीडियम में जो एंगल है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो वेव सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर हम लोग का सही आंसर ए होगा। ये ऑप्शन फिर से गलत यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद है व्हिच पैरामीटर आर जनरेटेड बाय द रिपल कैरी प्रोपगेशन इन एडिशन प्रोसेस ऑफ पैरेलल एडर।
विच पैरामीटर आर जनरेटेड बाय रिपल कैरी प्रोपगेशन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा प्रोपगेशन डिले और दूसरा हो जाएगा टाइम डिले। तो इसका सही आंसर होगा ए एंड बी, मतलब कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब रिपल कैरी एडर है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रिपल कैरी एडर इज ए कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, एक कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, ऐड करने का काम करता है। इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एडिंग टू एन बिट बैटरी नंबर, ऐड करने का सिंपल काम करेगा। इट आल्सो कॉल्ड एज एन बिट पैरेलल एडर, एन बिट पैरेलल एडर भी बोलते हैं इसको। उसके बाद कैरी प्रोपगेशन डिले क्या है, तो कैरी प्रोपगेशन डिले ऑफ ए फुल एडर इज द टाइम टेकन बाय ईट टू प्रोड्यूस द आउटपुट कैरी बीट। आउटपुट कैरी बीट प्रोड्यूस करने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग कैरी प्रोपगेशन डिले बोलते हैं। और सम प्रोपगेशन डिले क्या हो जाएगा, फुल एडर सम प्रोपगेशन डिले किसी भी एडर का इज द टाइम टेकन बाय ईट, यह है इसके द्वारा टाइम लिया गया टू प्रोड्यूस द आउटपुट सम बीट। आउटपुट सम बीट मतलब सम एडिशन होने के बाद आउटपुट आने में जितना समय लगेगा उसको हम लोग सम प्रोपगेशन डिले बोलेंगे। और एक और होता है वर्स्ट केस डिले। वर्स्ट केस डिले ऑफ ए रिपल कैरी एडर इज द टाइम आफ्टर व्हिच द आउटपुट सम बीट एंड कैरी बीट बिकम अवेलेबल फॉर द लास्ट फुल एडर। तो ये इसका डिफिनेशन हो गया। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में। यागी एंटीना हैज ए ड्राइवन एंटीना, यागी एंटीना हैज ए ड्राइवन एंटीना विथ ए रिफ्लेक्टर एंड वन और मोर डायरेक्टर। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, विथ ए रिफ्लेक्टर एंड वन मोर डायरेक्टर। तो यागी एंटीना जो है किस चीज़ से बना हुआ है, डायरेक्टर और प्लस में रिफ्लेक्टर को मिलकर के यागी एंटीना बनता है। व्हाट आर द नंबर ऑफ सैंपल प्रेजेंट इन इम्पल्स रेस्पॉन्स कॉल्ड एज, नंबर ऑफ सैंपल प्रेजेंट इन ए इम्पल्स रेस्पॉन्स इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली इन इट्स इंटेंडेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्वायरमेंट एंड शुड नॉट बी सोर्स ऑफ पोल्यूशन टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्वायरमेंट इज नोन एज। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का एक एबिलिटी है टू फंक्शन प्रॉपरली इन इट्स इंटेंडेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्वायरमेंट, ये अपने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्वायरमेंट है उसमें सही ढंग से काम करता है और कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। तो इस टाइप के इन्वायरमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी इसका सही आंसर होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन लिनियरिटी काउज्ड बाय सर्वो मोटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिनियरिटी काउज्ड बाय सर्वो मोटर, सर्वो मोटर की वजह से कौन सा नॉन लिनियरिटी होता है। तो इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, सैचुरेशन। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है इन ए हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट रीडिंग आर, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में जो रीडिंग होता है वो किस पर डिपेंडेंट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है बोथ फ्रीक्वेंसी एंड वेव फॉर्म से। अगला है व्हाट डज द सेट कंप्राइजिंग ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए एक्सपेरिमेंट नोन एज, व्हाट डज द सेट कंप्राइजिंग ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट नोन एज, इसको बोलेंगे श्योर इवेंट। ठीक है, सेट कंप्राइजिंग ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में। एन इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एट इनिशियली रेस्ट कंडीशन इज बेसिकली ए रेस्पॉन्स टू इट्स इनपुट एंड हैज आल्सो रिगार्डेड एज। ठीक है, इसका एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एन इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एट इनिशियली रेस्ट कंडीशन, इनिशियली रेस्ट कंडीशन में है, इज बेसिकली ए रेस्पॉन्स टू इट्स इनपुट हैंस आल्सो रिगार्डेड एज ग्रीन फंक्शन। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। Which type of load is offered by crane and hoist, क्रेन और होस्ट के द्वारा किस टाइप का लोड ऑफर किया जाता है, तो ये हो जाएगा डी, रिवर्सिंग हैवी स्टार्ट। उसके बाद मैं बता दूं कि ये सारा क्वेश्चन आईपैड जो अपना टेस्ट सीरीज दिया है मैंने वहाँ से लिया है। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है और जनरली बुक्स में मिलेगा नहीं। उसके बाद है द रेडिएशन पैटर्न ऑफ हार्डियन डाइपोल
इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू डाइपोल इज रेडिएशन पैटर्न ऑफ हार्जियन डाइपोल इन प्लेन परपेंडिकुलर टू डाइपोल इज फिगर ऑफ 8। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से सही कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से सही हमारा हो जाएगा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट मैग्नेट। सी नंबर ऑप्शन जो है परमानेंट मैग्नेट डीसी सर्वो मोटर और सॉरी इक्वली फ्लैट यहाँ पर नहीं होगा, मोर फ्लैट होना चाहिए। तो मोर फ्लैट ऑप्शन किस में है, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट मैग्नेट ऑफ डीसी सर्वोमीटर इज मोर फ्लैट देन डेट ऑफ वुंड फ्लैट फील्ड डीसी सर्वोमीटर। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक जो होगा परमानेंट मैग्नेट डीसी सर्वोमीटर का ज़्यादा फ्लैट होगा इन कंपेयर ऑफ वुंड फील्ड डीसी सर्वोमीटर। उसके बाद है बर्डन ट्यूब इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ गज प्रेशर। बर्डन ट्यूब किसके गज प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए और बी, गैस और साथ में लिक्विड, गैस और लिक्विड का प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है। उसके बाद है इसमें से फाइनल कंट्रोल एलिमेंट कौन सा नहीं है। ठीक है, तो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्या होता है, वाल्व, सोलेनॉइड, सर्वोमीटर, डैम्पर, फ्लूइड कम्पलिंग, गेट्स, बर्नर टिल्ट, ये सारा जो है हमारा कंट्रोल एलिमेंट है। तो यहाँ पर कंट्रोल वर्ब हो जाएगा कंट्रोल एलिमेंट, और इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कन्वर्टर कंट्रोल एलिमेंट है, सर्वो मोटर कंट्रोल एलिमेंट है। हमारा सही आंसर यहाँ पर जो होगा वो बी होगा, जो कि कंट्रोल एलिमेंट नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डबल साइडेड फेज एंड एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा। डबल साइडेड फेज, पहले डबल साइडेड फेज स्पेक्ट्रा के बारे में बात करते हैं। तो इसमें ये इवन होता है। डबल साइडेड फेज स्पेक्ट्रा जो होता है वो इवन सिमेट्री होता है, और डबल साइडेड एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा जो होता है वो ऑड सिमेट्री होता है। तो एम्पलीट्यूड याद रखना है ऑड, और फेज इवन। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑड होगा। तो ये था हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आईपी टेस्ट 1 का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे, तब तक इस वीडियो को फिनिश करते हैं। थैंक यू।